हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ौदा उपचुनाव नतीजों का आज ऐलान होने वाला है। 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। मोहाना बिट्स कॉलेज में मतगणना होनी है, 8 बजे से शुरू होनी है। वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, मतगणना को लेकर 3 लेयर सुरक्षा तैनात की गई है। पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 20 राउंड में वोटों की गिनती पूरी होगी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला है और अब से कुछ ही देर में माना जा रहा है 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और धीरे धीरे रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। 20 राउंड में पूरी होगी वोटों की गिनती। तो आज दिल थाम कर बैठने का दिन है, क्योंकि आज बड़ौदा उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है। आज साफ हो जाएगा कि बड़ौदा की सीट योगेश्वर दत्त जीत रहे हैं या फिर इंदुराज नरवाल के सर पर सजेगा ताज। तो बड़ौदा उपचुनाव में मतगणना को लेकर पल पल का अपडेट पाने के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। आज पूरा दिन इस पर महा कवरेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। नतीजों का ऐलान आज होने वाला है। दिल थाम कर बैठने का दिन है आज। एक तरफ बीजेपी ने भी बड़ौदा उपचुनाव सीट को कांग्रेस पार्टी से छीनने के लिए सारी रणनीतियां बनाई थी। जिस हिसाब से चुनाव लड़ा गया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए साख का सवाल, अपने वर्चस्व को बचाने का सवाल। तो सभी पार्टियों ने एड़ी का जोर लगा लिया कि किस तरीके से बड़ौदा उपचुनाव की इस सीट को जीता जाए। आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें, 20 राउंड में पूरी होगी वोटों की गिनती और धीरे धीरे रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे जब एक एक करके ईवीएम मशीन्स के अंदर कैद हुए वोट्स की गिनती होगी। सभी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आश्वस्त नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, उन्होंने जरूर इस बात को स्वीकार किया है, जो लगातार हम कह रहे हैं कि इस सीट पर जो नतीजे आएंगे उनसे साफ हो जाएगा कि सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई जो है वो बेहद टक्कर वाली हो सकती है। एक तरफ कांग्रेस से इंदुराज नरवाल, दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर से योगेश्वर दत्त को ही मौका दिया था। योगेश्वर दत्त ने 2019 विधानसभा चुनाव में भी श्री कृष्ण हुड्डा के सामने बीजेपी के टिकट से एक प्रयास किया था, लेकिन कुछ हजार वोटों से उनकी हार हुई थी। जिसके बाद अब एक बार फिर से जब इस सीट पर उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने एक बार फिर योगेश्वर दत्त पर ही भरोसा जताया। चाहे योगेश्वर दत्त हो, चाहे इंदुराज नरवाल हो, चाहे जोगिंदर मलिक हो, ये सभी बड़ौदा हलके से ही आते हैं। हमारे साथ संजय राठौर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं बड़ौदा से, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है, क्या तैयारियां देखी जा सकती है मतगणना को लेकर? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं बताना चाहूंगा प्रशासनिक पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं, 8 नाके लगाए गए हैं जहां मतगणना होनी है। उससे पहले मैं हरियाणा पुलिस की बात करूं, गोहाना पुलिस की बात करूं या फिर बड़ौदा पुलिस की बात करूं, तमाम वो तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, क्योंकि काउंटिंग 8 बजे स्टार्ट होगी। तमाम जो बैलेट पेपर है वो खुलेंगे। मात्र 14 टेबल लगाई गई है, 20 राउंड में गिनती होनी है। तमाम वो प्रयास प्रशासन की तरफ से किए गए। तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में मतगणना स्टार्ट होंगी और जो भी कैंडिडेट है जिनके भविष्य ईवीएम में कैद है, वो अब से कुछ ही देर में, वो जैसे ही ओपन होगी ईवीएम मशीन तो उनका भाग्य खुलना स्टार्ट हो जाएगा। 20 राउंड में पूरी काउंटिंग होनी है। तो तमाम चीजें आज ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से काफी दिनों से उपचुनाव हुआ, यानी कि हरियाणा में उपचुनाव था बड़ौदा सीट पे, और जनता में काफी दिनों से ये था कि आज उसका रिजल्ट आने वाला। आज वो 10 तारीख आ गई, अब से कुछ ही देर में वो
गिनती स्टार्ट हो जाएंगी और जो कैंडिडेट है उनका जो भाग्य का फैसला है वो अब से कुछ ही देर में जनता के सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफी उम्मीदें हैं तमाम, मैं पार्टियों की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं या फिर इनेलो की बात करूं, तमाम वो बड़े नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं आपसे कुछ ही देर में, क्योंकि जैसे ही काउंटिंग स्टार्ट होगी पहले राउंड से ही चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, किसके पाले में कितनी वोट आ रही हैं, क्योंकि टोटल 20 राउंड होने हैं, 14 टेबल है, तो एक टेबल पे जैसे ही बैलेट पेपर खुलते हैं तो कहीं ना कहीं उसी से कयास लगा लिए जाएंगे किस पार्टी का पलड़ा भारी है। जिस तरीके से मैं बात करूं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो ये मुकाबला है काफी टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है, कांग्रेस और बीजेपी में जो फाइट है वो बड़ी नजदीक फाइट देखने को मिल सकती है। तो बस अब थोड़ा ही इंतजार है, उसके बाद सारी चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। नंदिनी जी जी बिल्कुल संजय, और धीरे धीरे जैसे जैसे ईवीएम मशीन एक एक करके खुलेंगी, उनके वोट्स की गिनती होगी, वैसे वैसे माना जाए रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। और ये जब रुझान आने शुरू होते हैं वो वक्त बड़ा पेचीदा होता है संजय, और उस वक्त को कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स महसूस करते होंगे वो जो वक्त है, वो जो उत्साह है वो लोगों में भी बना रहता है। और जाहिर तौर पर अब जब मतगणना शुरू होगी तो माना जाए कि 11 बजे तक जो है रिजल्ट घोषित हो जाएगा। जी बिल्कुल नंद, जिस तरीके से 20 राउंड है, मात्र करीब 11 या 12 बजे तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस पार्टी को बहुमत मिला है, किसने एक बार फिर बड़ौदा के दंगल में अपनी विजय हासिल करी है। जिस तरीके से मैं बात करूं, कांग्रेस 3 बार लगातार यहां से जीती है, उससे पहले इनेलो पार्टी जीती है। इस बार बीजेपी के तमाम वो बड़े चेहरे और जेजेपी के गठबंधन के साथ वो मैदान में उतरी थी और योगेश्वर दत्त पे एक बार फिर दाव लगाए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी तमाम पार्टियों ने अपने एडी चोटियां जोर इस सीट को जीतने के लिए लगा दिया है और बस 12 बजे तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। किसकी झोली में सीट आने वाली है उससे पहले सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। जैसी मतगणना स्टार्ट होगी पहले राउंड से ही चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले कहना थोड़ी जल्दबाजी भी होगा जिस तरीके से, क्योंकि मैं बात करूं कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सीट, क्योंकि लगातार यहां से कांग्रेस की पार्टी का इस पे दबदबा रहा है, कब्जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी इस बार फिर पूरे जोश के साथ गठबंधन के साथ मैदान में उतरी है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी ने दमखम लगाया हुआ है और दोनों ही सुनिश्चित मान रहे हैं कि ये सीट उनकी झोली में। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि काफी टक्कर का मुकाबला है, तो ये देखने वाली चीज होगी। जिस तरीके से पहले ही जब गिनती स्टार्ट होगी तो उससे चीजें क्लियर जरूर होंगी, लेकिन उससे पहले जल्दबाजी जरूर होगी। लेकिन दोनों पार्टियों में काफी उत्साह है और साथ ही साथ इनेलो की मैं बात करूं, उनकी तरफ से भी दावा ठोका जा रहा है कि ये सीट इस बार एक बार फिर इनेलो की झोली में आने वाली है। तो अब देखना यही होगा कि किसका भाग्य खुलता है, क्योंकि जिस तरीके से मतगणना स्टार्ट होंगी उसी से क्लियर होगी। क्योंकि जो पार्टी की मैं बात करूं, बीजेपी ने तमाम बड़े नेता यहाँ चुनाव प्रचार में मैदान में उतार दिए थे, वहीं कांग्रेस की बात कर लेता हूँ, लेकिन दोनों पार्टी की तरफ से काफी तैयारी की गई है। मैं बात करूं लड्डू उन्होंने बनाया, ढोल नगारों की उन्होंने तैयारी करके जिस तरीके से वोटिंग स्टार्ट होती है उसी के बाद जो कार्यकर्ता उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टी की मैं बात करूं, तमाम जो कार्यकर्ता वहां धीरे धीरे इकट्ठे होने जा रहे हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से 500 मीटर के दायरे में धारा 140 लगा दी गई है, 8 नाके यहाँ लगा दिए गए हैं, तमाम फोर्स यहाँ बुलाई गई है कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था यहाँ ना देखने को मिले। 8 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई वाली टीम में ये पूरे चुनाव की जो आज काउंटिंग है उपचुनाव की वो आज होने वाली है। नंदिनी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए। राजा पटेल भी हमारे साथ बड़ौदा से जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, मतगणना को लेकर जैसा कि संजय बता रहे हैं कि तैयारियां कर ली गई हैं, इसके अलावा अगर वहां पर बात करें, जैसे कि अभी बात कर रहे थे संजय, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता आने भी शुरू हो चुके हैं, तो इस वक्त कितना उत्साह देख सकते हैं या फिर कहा जाए कि कितना डर देख सकते हैं दोनों ही पार्टियों के, इनफैक्ट इनेलो की भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा है और बात करें जिस तरीके से दोनों पार्टियों में डर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पर आके काफी मेहनत की थी, डेरा डाले हुए थे। चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा की बात करें, तो कहीं ना कहीं डर भी है और जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर में वो गिनती शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर बनाई गई है, धारा 144 लगाई गई है, तमाम बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी बारीकी से चेकिंग की
की जा रही है। किसी भी गाड़ी की कहीं ना कहीं अंदर एंट्री नहीं, क्योंकि धारा 144 लगा रखी है और पूरी तरीके से छावनी में जो कॉलेज है बिट्स कॉलेज, वो तब्दील कर दिया गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी है तमाम बात करें जहां पर ईवीएम है, सबसे पहले वहां पर फोर्सेस तैनात है, उसके बाद कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस की टुकड़ी है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो दूसरे फोर्सेस है उनको तैनात किया गया। तो फोर्सेस की बात करें वो तैनात कर दिए गए हैं। और साफ तौर पर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा चाक चौबंद है। बड़े अधिकारी सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे कुछ देर में जिस तरीके से गिनती स्टार्ट होगी तो साफ तौर पर जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी संजय बता रहे थे, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आना जरूर चालू गया, पर पुलिस के जवान जरूर समझा रहे हैं क्योंकि धारा 144 है। ऐसे में जो केंद्र है उससे काफी दूरी पर है कार्यकर्ता, उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। पर बात करें तो साफ तौर पर तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस इंतजार है। तो कुछ देर में अब वोटिंग की गिनती का इंतजार है। जी बिल्कुल राजा, वोटिंग की गिनती का इंतजार लंबे वक्त से हो रहा है। जिस दिन से वोट पड़े उस दिन के बाद से ही 10 तारीख का इंतजार हो रहा है। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और 11 बजे तक अमूमन क्लियर हो जाएगा कि किसकी होती है ये सीट। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ बीजेपी ने तमाम बड़े नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए थे क्योंकि कांग्रेस के वर्चस्व वाली इस सीट को बीजेपी किसी भी तरीके से छीनना चाहती है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये साख का सवाल है ही। तीसरी तरफ इनेलो जो अपना जनाधार खो चुकी थी, यहाँ पर अपने जनाधार को वापस पाने के लिए इनेलो ने भी अपना 100% यहाँ पर दिया है। तो जिस तरीके का कंपटीशन यहाँ पर दिखा या भी जब रिजल्ट आएंगे दिखेगा, उसे तो खुद बड़े बड़े नेता भी मान रहे हैं। ओपी धनखड़ मान चुके हैं इस बात को। जी बिल्कुल, वाकई में जिस तरीके से उपचुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं साख की लड़ाई है। चाहे कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, बीजेपी की बात करें, तमाम बड़े नेता काफी दिनों से यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे और जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे तो साफ तौर पर साख की लड़ाई। चाहे कांग्रेस की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की तमाम बड़े कांग्रेस के नेता यहाँ पर आए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर आए, खुद मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ उन्होंने यहाँ पर लिया गया। चाहे इनेलो की बात करें तो इनेलो के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे। तो साफ तौर पर साख की लड़ाई यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पहले कांग्रेस का रास्ता, इनेलो का रास्ता, पर बीजेपी कहीं ना कहीं इस मौके को भुनाकर कहीं ना कहीं अपना राज करना चाहती है। चाहे तमाम बड़े मुद्दों की बात करें, किसानों की बात करें, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ग्राउंड पे पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने आपने देखा कि किस तरीके से बयान दिए थे कि एमएसपी में यदि कोई किसानों को दिक्कत होती है राजनीति छोड़ देंगे वो। उसके बाद कहीं ना कहीं पलटवार चलता है। तो साफ तौर पर बहुत बड़ी साख की लड़ाई है। अब कहीं ना कहीं जो इंतजार है, वोटिंग की गिनती का इंतजार है, और सभी जो कार्यकर्ता हैं, सभी जो बीजेपी की कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस के, इनेलो के, सभी जीत अपनी सुनिश्चित जरूर कर रहे हैं, पर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 280 बूथों की गिनती है और 20 जो है राउंड में ये गिनती होगी। तो साफ तौर पर इंतजार जरूर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल संजय, अगर बात करें जब वोटिंग हुई उसके कुछ दिनों पहले ही कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा लाए गए, जिसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार यही कह रही है कि ये जो कानून है इन पर सिर्फ किसानों को भटकाने की कोशिश की गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने ये तक कह दिया कि अगर एमएसपी खत्म होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर बीजेपी जीत जाती है ये चुनाव तो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि किसानों ने, लोगों ने इन कृषि कानूनों को और अभी जो प्रदेश सरकार का 1 साल का टेन्योर रहा उनकी नीतियों को खुले दिल से एक्सेप्ट किया है। मैंने कहाँ काटा है फोन? संजय, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? बैठ जाए थोड़ी देर। चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजा पटेल और संजय लगातार बड़ौदा में बने हुए हैं पल पल का अपडेट आप तक देने के लिए। संजय, मेरे साथ बने हुए हैं आप, आवाज मिल रही है आपको? जी जी संजय, अगर बात करें बीजेपी की, कांग्रेस की, अगर यहाँ पर बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जीत दर्ज करता है, तो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि अब देखिए वोटिंग जब हुई उसके कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल लाए गए, तो ये मुद्दा सबसे ज्यादा अहम रहा। अब अगर बीजेपी ये चुनाव जीत जाती है तो इस पर मोहर लगेगी कि पिछले 1 साल का जो टेन्योर बीजेपी जेजेपी सरकार का रहा उसकी नीतियों को और कृषि कानूनों को, इन सभी को स्वागत किया गया है जनता द्वारा। कहीं ना कहीं प्रदेश का मूड पता चलेगा इन चुनाव के नतीजों से।
जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी किसानों के हित की बात की कि एमएसपी पे यदि फसल नहीं खरीदी जाती है तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो उसी के साथ साथ जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन के साथ एक बार यदि यहाँ सीट निकालती है, योगेश्वर दत्त जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नीतियों की यहाँ जीत होगी और वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री या फिर जेजेपी के तमाम बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में उतरे थे और अपनी नीतियों का प्रचार किया था और गठबंधन को 1 साल हो गया, तो कहीं ना कहीं उसकी जीत जरूर होगी, क्योंकि जनता फिर उस चीज को सराहना के तौर पे देखेगी और जो जनता से वादे किए थे वो पूरे होते हैं, क्योंकि किसान जरूर नाराज हैं। लेकिन यदि योगेश्वर दत्त यहाँ जीतते हैं तो सरकार की जीत होगी, गठबंधन की जीत होगी और जो मुख्यमंत्री ने राजनीति से संन्यास लेने का वादा किया था, कहीं ना कहीं जनता ने उन पर विश्वास जता के उनको जीत की तरफ लेके जाएंगे। यदि कांग्रेस यहाँ जीतती है तो बीजेपी की एक कड़ा झटका जरूर मैं कह सकता हूँ। जिस तरीके से गठबंधन होने के बावजूद भी सरकार क्योंकि मौजूदा रूलिंग पार्टी के जरूर प्रभाव होता है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस यदि जीतती है तो कांग्रेस की एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि जाट नॉन जाट का चुनाव देखा गया है। और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से चुनाव प्रचार उन्होंने किया और मैदान में डटे हुए, उनके पुत्र की मैं बात करूं दीपेंद्र हुड्डा, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव की कमान संभाली और पूरा चुनाव ऐसे जैसे कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और ग्राउंड पे उन्होंने जो वर्क किया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यदि जीतती है तो बीजेपी को एक करारी मात झेलनी पड़ेगी। जिस तरीके से गठजोड़ होने के बाद भी यदि बीजेपी यहां से हारती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बैकफुट की तरफ आती नजर आएगी। नंदिनी बिल्कुल, राजा पटेल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजा, क्या आप इस वक्त मोहाना बिट्स कॉलेज के आसपास हैं? चलिए, राजा हमारे साथ नहीं है, अभी संजय हैं। संजय, अगर बात करूं आपसे पूछ रही हूं मैं, मोहाना बिट्स के आसपास है क्या आप? अगर हैं तो बताएं कि किस तरह की हलचल इस वक्त देखी जा सकती है। जी बिल्कुल नंदी, मैं बात करूं जहां वोटिंग सेंटर है उससे 500 मीटर पहले ही धारा 144 लगा दी गई, किसी भी व्यक्ति को वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा है। तमाम पार्टी के जो नेता हैं या फिर जो उनके वर्कर हैं वो वहां आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा काफी कड़ी सख्ताई की गई है और सुरक्षा के इंतजाम काफी कड़े किए गए हैं। 8 बैरिकेडिंग वहां लगाए गए हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 8 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई वाली टीम में तमाम निगरानी वहां एक कमेटी बनाई गई है जो पूरी निगरानी रखी गई है। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं काफी उत्साह उनमें जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से 500 मीटर की दूरी पे उनको रोक दिया गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा समझाया जा रहा है तमाम जो बड़े नेता अब से कुछ देर में पहुंचने वाले, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग जो गिनती है वो स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले वो भी उनसे अपील कर रहे हैं कि वोटिंग जो काउंटिंग सेंटर है उससे थोड़ा सा आप दूरी रहिए, कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना वहां ना घटे, किसी भी तरीके की समस्या उनको ना है, क्योंकि सुचारू रूप से जिस तरीके से उपचुनाव में देखा जाता है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बड़े पीसफुली तरीके से चुनाव हुआ और आज वोटिंग का दिन, काउंटिंग का दिन है। वोट अब से कुछ देर में काउंट होगी, तो तमाम जो नेता हैं उनके भी जो कार्यकर्ता उनसे वही अपील है कि आप दूरी बनाए रखें, किसी भी तरीके की कोई समस्या ना उत्पन्न हो, जिसकी वजह से क्योंकि 12 बजे तक रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएंगे किस पार्टी के झोली में ये सीट डलने वाली है। बिल्कुल संजय, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण को भी रोकना एक चुनौती बन जाता है जब बहुत सारी भीड़ एक जगह इकट्ठी हो जाए। तो ये अपील हम भी करेंगे कि लोग जहां मतगणना स्थल है वहां पर भीड़ जमा ना करें। इसके साथ ही संजय, अगर यहाँ के राजनीतिक समीकरण की मैं बात करूं बड़ौदा उपचुनाव की, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ये सीट जो है वो साख का सवाल बन गई सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि सबके बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे। सबसे बड़ी बात लेकिन यहाँ पर यह है कि उपचुनाव में ज्यादातर ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उपचुनाव में जिनकी सत्ता हो उनके लिए जीत करना थोड़ा सा होना उनकी थोड़ा सा आसान होता है। तो क्या ये फैक्टर एक आपको नजर आ रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं? ये कांग्रेस के वर्चस्व वाली सीट है तो यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा तगड़ा है जिसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी है, यानी किसी का पलड़ा क्या अभी तक आपको वहां भारी नजर आया, क्योंकि इतने दिनों से आप मौजूद हैं वहां पर? जी नहीं, जिस तरीके से मैं बात करूं बड़ौदा उपचुनाव की मैं बात कर लेता हूं या बड़ौदा की सीट की बात कर लेता हूं, जाट नॉन जाट के यहाँ चुनाव देखने को मिलता है अक्सर। इस बार की मैं बात करूं 1,84,000 यहाँ वोट हैं, जिसमें से 1 लाख वोट से ज्यादा जाट वोट है यहाँ और अदर वोट 80,000 वोट की बात करूं अदर वोट वहां देखने को मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जाट नॉन जाट का पूरा चुनाव देखने को मिलता है। मैं कांग्रेस की बात कर लूँ, 3 योजना से कांग्रेस लगातार यहाँ से बनती गई, उससे पहले इनेलो का यहाँ कब्जा था। एक बार इनेलो ने फिर क्योंकि पूर्व
मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने खुद प्रचार किया है। मेडिकल लीव से वो यानी कि कोर्ट से उनको मेडिकल लीव जरूर मिलती, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने प्रचार करा, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास किए गए हैं। उन्होंने एक बड़ी जनसभा करके भी अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील की गई थी। लेकिन जिस तरीके से मैं बात करूं, विकास के नाम पे वोट यहाँ जरूर मांगे गए हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन जब हरियाणा न्यूज की टीम वहां गई, तमाम 54 गांवों के अंदर उन्होंने हरियाणा न्यूज की टीम ने विजिट किया, लेकिन विकास के नाम पे सिर्फ मात्र खाना पूर्ति यहाँ की गई है। एक तरफ आपसी जो राजनीति बड़े पार्टी है वो आपस में एक दूसरे की खिंचाई करने में जरूर लगे। जिस तरीके से मैं बीजेपी की बात करूं, 54 साल का हिसाब वो कांग्रेस से मांगती है, और दूसरी कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं, 6 साल का हिसाब वो बीजेपी पार्टी से मांग रही है। हालांकि आपकी सरकार है 6 साल से बड़ौदा में, आखिरकार आपने क्या विकास कार्य करे हैं। और दूसरा मुद्दा जो जनता का एक मुद्दा जरूर था कि भारी कैंडिडेट को वो इस बार नहीं चुनेंगे, और तमाम तीनों पार्टी की मैं बात करूं, बीजेपी, कांग्रेस या फिर बिल्कुल संजय, एक बात आपने ठीक कही, लेकिन देखिए विकास का जो मुद्दा रहा है इसको तो खुद बीजेपी ने यहाँ उठाया है। बीजेपी ने इसको यहाँ पर खुद यही बात कही है कि देखिए इस क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया है, और लगातार मुख्यमंत्री भी खुद इस बात को कह रहे थे कि यहाँ अभी तक बीजेपी को मौका नहीं दिया गया, शायद इसीलिए ये क्षेत्र पिछड़ा है। आप बीजेपी को मौका दें और इस क्षेत्र में हम विकास ही विकास करेंगे। तो ये मुद्दा जो है वो काफी बड़े स्तर पर भुनाया गया है, विकास का मुद्दा, वहां पर काम का मुद्दा। तो कहीं ना कहीं इस विकास के मुद्दे पर खुद कांग्रेस ज्यादा घिरती हुई नजर आई है, क्योंकि कांग्रेस का विधायक वहां पर लगातार रहे। संजय जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि जो कैंडिडेट था कांग्रेस का, भारी कैंडिडेट जनता उसको मान रही थी, उसके बाद ये उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर दीपेंद्र हुड्डा ने जो कमान संभाली, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री है और गढ़ माना जाता है, क्योंकि जाट वोट बैंक काफी है। और जो कांग्रेस की मैं बात करूं, जाट नेता सबसे बड़े नेता की बात करूं, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक के आसपास के जो क्षेत्र है उसमें देखा जाता है। तो वही एक बड़ा कारण है जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे कांग्रेस को इस बार वोट मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से मैं बात करता हूं दीपेंद्र हुड्डा की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो हार गए, लेकिन उसके बाद एक बार फिर मजबूती के साथ आज एक बार कांग्रेस बड़ौदा उपचुनाव में मेहनत कर रही है। और जिस तरीके से एक जो सबसे बड़ा जो कारण रहा बीजेपी के लिए, वो किसान बिल था, जिसकी वजह से जो किसान है वो काफी खफा रहे हैं और जो लोग हैं वो काफी निराश रहे हैं। वही उसकी बढ़त जरूर कांग्रेस को देखने को मिल रही है। वही एक कारण है कि कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है, क्योंकि एक नारा जरूर था कि हुड्डा तेरे राज्य में जीरी गई जहाज में, उसका जो नारा था वो जनता ने वो काफी सराहा। और वही एक कारण है कि जिस तरीके से किसान नाराज थे, उसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में मिलता नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, चलिए अब ये आज तय होगा जब नतीजे आएंगे कि आखिर किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं संजय, और जनता का क्या मूड है ये वाकई भापना मुख्य तौर पर उपचुनाव में बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उपचुनाव में ये माना जाता है कि सत्ता पक्ष जो है वो ज्यादा भारी होती हुई नजर आती है, लेकिन इस सीट पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ आप नहीं कह सकते कि बीजेपी के लिए सिचुएशन ज्यादा फेवर में है या फिर कांग्रेस के लिए सिचुएशन ज्यादा फेवर में है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो इन चुनाव में नजर आया कि इस बार जो तीनों ही अहम पार्टियों के कैंडिडेट थे इन चुनाव में, तीनों ही बड़ौदा हल्के से थे, यानी ये रिस्क किसी ने नहीं लिया कि बाहरी कैंडिडेट को यहाँ उतारते। संजय, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी संजय, मेरा सवाल यही है आपसे कि इस सीट पर किसी भी पार्टी ने बिल्कुल इस तरह का रिस्क नहीं लिया कि किसी बाहरी पर दांव चले। तीनों ही जो अहम पार्टियों के कैंडिडेट रहे वो तीनों ही इसी हल्के से रहे, बड़ौदा हल्के से रहे, और ये फैक्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा इन चुनाव में। तीनों ही सेम क्षेत्र से होने के साथ साथ अपनी अपनी पार्टियों के मेन लीडरों के साथ इस चुनाव में आगे बढ़े। यानी आप देखिए, सीएम, डिप्टी सीएम भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, सारे धुरंधर एक साथ नजर आ रहे थे एक मैदान में अपनी अपनी पार्टियों के लिए।
जी बिल्कुल नंदन, जिस तरीके से बड़ौदा हल्के की एक मांग थी कि जो भारी कैंडिडेट है इस पर उसको नहीं चुनेंगे और बेशक उन्हीं के जो हल्के का कोई भी प्रत्याशी हो उनको ये चुनेंगे और तमाम यही कारण है कि तीनों पार्टी ने ही बड़ौदा हल्के के जो कैंडिडेट है यानी कि जो व्यक्ति है उसी को टिकट देके एक बार ये साबित कर दिया कि भारी को हम इस बार टिकट नहीं देंगे, हल्के के जो भी प्रत्याशी होगा उसी को टिकट, वो बेशक बीजेपी की बात हो, इनेलो की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, और तमाम वो बड़े चेहरे, बेशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं, दीपेंद्र हुड्डा की मैं बात कर लूं या फिर बीजेपी की मैं बात करूं, तमाम वो बड़े मुख्यमंत्री खुद मैदान में प्रचार के लिए उतरे। तो ऐसा एक कयास जरूर लगाया जा रहा है कि जो एक बार जनता की जो मांग थी उसको जरूर इन्होंने पूरा किया है कि एक बार फिर हल्के का जो कैंडिडेट है उसी को टिकट दिया है। वो बेशक तीनों पार्टियों ने एक बार ये जनता की जो मांग थी उस पर जरूर खड़े उतरे। जिस तरीके से आरोप वो लगाते रहे कि भारी कैंडिडेट आते हैं वो जीतने के बाद इनके सुख दुख में खड़े नहीं होते, तो तीनों पार्टियों ने इस बार तमाम जो तीनों जो कैंडिडेट है वो हल्के के ही है, बड़ौदा हल्के से, उनको टिकट देके एक बार जनता की जो मांग थी वो जरूर पूरी करी है कि जो एक उनकी काफी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिस तरीके से वो बाहर वो जाते थे अपनी चीजों को मनवाने के लिए या फिर प्रस्ताव पास करने के लिए, तो अब जो हल्के के में ही वो तीनों कैंडिडेट है और जिस पे भी मोहर लगेगी, जिसको भी जनता ने चुना वो बेशक बीजेपी से हो या फिर इनेलो से या फिर कांग्रेस का कैंडिडेट हो, लेकिन एक बार जो जनता की मांग थी कि जो भारी कैंडिडेट है उसको वो नहीं चुनेंगे, अब उनके हल्के का कैंडिडेट है। अब लेकिन देखना यह होगा कि जीतने के बाद जो भी प्रत्याशी उनके जीत के बीच में आता है वो उनकी समस्याओं को दूर कर पाता है या नहीं। जी बिल्कुल संजय, देखिए चुनाव का प्रचार प्रसार हुआ, सबने अपना 100% से ज्यादा दिया, वो नजर आया, लेकिन अब जुबानी जंग देखिए इस सीट पर कितनी ज्यादा नजर आई कि सीएम ने ये तक कह दिया कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और उनका जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ इस तरीके से दिया कि आप एमएसपी दिखा दो कहीं पर इस बिल में, अगर आप एमएसपी का प्रावधान दिखा दोगे इन कृषि बिलों में कहीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो अब देखिए कि इन बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरीके की बयानबाजी करी है उससे साफ नजर आया कि जनता को पूरी तरीके से ये प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे कि 100% जनता इनकी बात को समझे, और अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कृषि कानून सही है तो उसको बिल्कुल सही माने, और उन्होंने हर एक बात कही जो इसके लिए मनवाने के लिए कही जा सकती थी। राजनीति छोड़ने की बात बहुत बड़ी होती है, कोई छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, लेकिन कहना भी अपने आप में बड़ी बात होती है कि कृषि कानून आपके लिए सही है, गलत होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मुख्यमंत्री कहते नजर आए। जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बात करूं, मुख्यमंत्री ने राजनीति से संन्यास लेने की बात जरूर कही, लेकिन दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साफ तौर पे कहा कि आप बिल दिखाइए कि मैं भी राजनीति छोड़ देता हूं, सिर्फ और सिर्फ जो वोटर है उसको लुभाने के लिए। दोनों पार्टी के जो बड़े नेता है, मैं मुख्यमंत्री की मैं बात करूं मनोहर लाल की या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मैं बात करूं, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए तमाम बड़ी बातें कर दी जाती है, लेकिन जनता इस बार जगी हुई थी। जिस तरीके से बड़ौदा हल्के के हालात है वो बद से बदतर जरूर है, क्योंकि हरियाणा न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पे उन्होंने वर्क किया है इस बार बड़ौदा उपचुनाव में। तो दूसरी तरफ जिस तरीके मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एमएसपी यदि नहीं मिलती है तो मैं राजनीति छोड़ता हूं, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि यदि आप प्रस्ताव दिखा दीजिए मैं राजनीति से संन्यास ले लेता हूं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े दल हैं वो आपस में जो वादे जरूर कर रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को किस तरीके से अपने फेवर में, क्योंकि वोट डलने से पहले सारी चीजें थी, लेकिन अब वोट ईवीएम मशीन के अंदर जो उनका भविष्य है वो गर्भ में है। अब से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में वो रिजल्ट सामने आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी में सारी चीजें क्लियर होंगी कि जनता ने इस बार किसकी बात को तवज्जो दी है, किस नेता के पर विश्वास अपना जताया है, किस तरीके से उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी। वो बेशक कांग्रेस की बात कर लेता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से कहा कि उनकी बात पे जनता ने मोहर लगाई है, उनकी चीजों को सराहा, या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मैं बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है, एमएसपी पे यदि किसानों को नहीं मिलता है तो सारी चीजें आप, लेकिन अब से कुछ ही देर में देखना यह होगा कि जनता ने किस पे मोहर लगाई है, किसका विश्वास जनता ने सराखों पर रखा है, किन की चीजों को तवज्जो दी गई है, ये देखने वाली बात होगी नंदिनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पल पल का अपडेट आपसे आज लेते रहेंगे। लगातार महा कवरेज बड़ौदा पर जारी है। हमारे साथ राजा पटेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजा, इस वक्त अगर बात करें मोहाना बिट्स कॉलेज की, सबसे पहले वहां पर किस तरह की तस्वीर, किस तरह की हलचल इस वक्त देख सकते हैं? मत करो यार, सुना रहे हैं।
चलिए एक बार फिर से राजा पटेल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं बड़ौदा उपचुनाव में मतगणना को लेकर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें मोहाना बिट्स कॉलेज में सारे इंतजाम किए जा चुके हैं और इस वक्त जो है बस इंतजार है मतगणना कब शुरू होगी इस बात का। हमारे साथ राजा एक बार फिर से जुड़ गए। राजा, क्या हलचल देखी जा सकती है इस वक्त? मतगणना जहां होनी है मोहाना बिट्स कॉलेज में आप मौजूद हैं, किस तरह की हलचल देख सकते हैं आसपास? जी बिल्कुल, देखिए हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। और मैं बात करूं कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठंड भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से स्मोक और ये धुंध। देखिए जो ये सड़क है ये 500 मीटर की दूरी पर ही कहीं ना कहीं कॉलेज है। यहाँ पर गिनतियां शुरू अब से कुछ देर में शुरू हो जाएंगी, पर आप ये देखिए ठंड का कहर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। पूरी स्मोक। और मैं आपको बताऊं हैरानी की बात है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, तो तमाम जो कार्यकर्ता है इतनी ज्यादा जो ठंड में कहीं ना कहीं फॉग में यहाँ पर कहीं ना कहीं डटे हुए हैं। साफ तौर पर उनको इंतजार है कि कब वोटिंग की गिनती शुरू हुई और कब हमारा कैंडिडेट जीते। तो साफ तौर पर हम बात करें सुरक्षा अधिकारियों की, कर्मचारियों की, तो कहीं ना कहीं वो भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। लगातार तमाम जो कार्यकर्ता है उनको समझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि आप जो 500 मीटर का दायरा है, धारा 144 लागू है, इसका उल्लंघन ना करें वरना आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर तैयारियां हैं जो पूरी कर ली गई। तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर जरूर मौजूद हैं। साफ तौर पर अब से कुछ देर में यानी कि 8 बजे से गिनती स्टार्ट हो जाएगी और साफ तौर पर 2 से 3 घंटे में साफ हो जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट और कौन सी पार्टी यहां से जीतकर चंडीगढ़ पहुंचती है। जी बिल्कुल राजा। और इसी के साथ जब हलचल तेज हो चुकी है और मतगणना शुरू होने वाली है और आज सब कुछ तय हो जाएगा, तो यहाँ के समीकरण को लेकर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आप इस हलके में लगातार मौजूद रहे। इस हलके में जिस तरीके की राजनीति देखने को मिली उपचुनाव में, अमूमन इस सीट को जिस तरीके से साख का सवाल बनाया गया सभी पार्टियों द्वारा और जिस तरीके की पुरजोर मेहनत की गई, उतनी मेहनत तभी की जाती है जब अपने आप को सिद्ध करना हो, साबित करना हो। तो कहीं ना कहीं माना जाए इस सीट पर जो भी नेता विजयी होगा, जिस भी सीट का परचम लहराता है, ये पता चलेगा कि प्रदेश में जो ओवरऑल जनता का मूड है वो भी कुछ इस तरीके का है। इन उपचुनाव से यही पता चलता है मुख्य तौर पर। जी बिल्कुल, वाकई में जिस तरीके से हम बात करें, पिछले काफी दिनों से यहाँ पर चुनाव प्रचार चल रहा था, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे। और सिर्फ बड़ौदा चुनाव उपचुनाव ही नहीं, साख की लड़ाई रहेगी क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से पिछले काफी सालों से यहाँ पर राज कर रही, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सीट को नहीं छोड़ना चाहती थी। वहीं बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में पहली बार कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी और जेजेपी के जो बड़े कहीं ना कहीं नेता थे वो जा रहे थे। तो साफ तौर पर कांग्रेस भी अपनी जो कांग्रेस कार्यकाल में यहाँ पर काम में उनको लेकर जा रही थी। तो साफ तौर पर तमाम वार पलटवार जरूर चले, पर साख की लड़ाई कहीं ना कहीं ये बन के रह गई थी। साफ तौर पर हम बात करें तो जिस तरीके से बड़ौदा उपचुनाव की, और जैसा कि आपने बताया कि ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे कहीं ना कहीं प्रदेश का भविष्य, कि आखिरकार किस तरीके की राजधानी राजनीतिक प्रदेश में होने जा रही है और क्या जनता का मूड है। तो साफ तौर पर अब से कुछ देर में इंतजार कहीं ना, क्योंकि 8 बजे का समय है और कुछ देर ही रह गया, कुछ मिनट ही रह गए हैं जो कि गिनती शुरू होगी और 3 से 4 घंटों में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सी पार्टी जीतकर चंडीगढ़ पहुंचती है। जी चलिए बिल्कुल राजा, बात करें अगर यहाँ पर राजनीतिक समीकरण की, तो इंदुराज नरवाल और योगेश्वर दत्त और जोगिंदर मलिक, ये जो कैंडिडेट्स रहे यहाँ पर तीनों ही इसी हलके के रहे। तो जनता के लिए कहीं ना कहीं ये एक कंफ्यूजन वाली बात जरूर रही है। अगर यहाँ पर जाट और नॉन जाट फैक्टर को हटा दें तो जनता के लिए जाहिर तौर पर बड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा, क्योंकि हर एक कैंडिडेट बेहद प्रबल दावेदार नजर आ रहा है जीत की तरफ। जी बिल्कुल, वाकई में बात करें वोटरों की या फिर जाट नॉन जाट, जिस तरीके से बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की, इनेलो की बात करें, तो साफ तौर पर जनता ने जरूर मूड बनाया था और वोटिंग भी हो गई है। साफ तौर पर अब से कुछ देर में कहीं ना कहीं फैसला जरूर आ जाएगा। पर जनता की बात करें, वोटर्स की बात करें, तो साफ तौर पर वो काफी ज्यादा जागरूक नजर आया। जिस तरीके से कोरोना काल में घर से बाहर निकल कर, चाहे महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, जिस तरीके से वोटिंग की, साफ तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम बड़े मंत्रियों ने कहीं ना कहीं सराहना
बताना जरूर की, पर जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग हुई है साफ तौर पर जनता ने मूड बना लिया था कि विकास को लेकर जो अहम मुद्दा था बड़ौदा में वो विकास था, रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं जो जनता ने जो वोट की है कहीं ना कहीं उसका आज कहीं ना कहीं जो परिणाम आने वाला है साफ तौर पर पता चल जाएगा कि जनता किसको चुनती है और किस तरीके का विकास जनता उस उम्मीदवार से उम्मीद रखती है जो यहां से जीतकर चंडीगढ़ पहुंचेगा। साफ तौर पर जनता काफी ज्यादा उम्मीद जरूर कर रही है और साफ तौर पर जिस तरीके से पिछले काफी लंबे समय से बड़ौदा की राजनीति की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उससे पहले इनेलो का यहाँ पर राज था, तो बीजेपी पहली बार जेजेपी बीजेपी का गठबंधन जरूर हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर काफी ज्यादा उन्होंने दे लिया कि साफ तौर पर बीजेपी भी कहीं ना कहीं चाहेगी कि इस साख की लड़ाई को बीजेपी जीते और कांग्रेस जिस तरीके से बात करें, कांग्रेस तो खैर चाहती है कि इस सीट को कहीं ना कहीं वो अपने पास ही बरकरार रखे। जी बिल्कुल राजा, और दोनों ही पार्टियां इसीलिए पुरजोर मेहनत भी यहाँ पर करती नजर आई। जुबानी जंग की लगातार हम बात कर रहे हैं इस सीट पर। जुबानी जंग जो है वो कितनी ज्यादा गहरी थी कि किसान बिल को लेकर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है इन चुनाव में, और कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिला, जिस पर बीजेपी ने पूरी कोशिश करी किसानों को ये बताने की कि ये बिल आपके लिए है, आपके अच्छे के लिए है। मुख्यमंत्री को यहां तक कहना पड़ा कि मैं राजनीति तक छोड़ दूंगा। तो मुख्यमंत्री के इस बयान का असर कहीं ना कहीं कुछ हद तक क्या बीजेपी में नजर आया था उसके बाद? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बात करें कि साफ तौर पर उन्होंने किसानों को लुभाने की बात जरूर की, जिस तरीके से हम बात करें कि उन्होंने राजनीति तक छोड़ने की बात जरूर कर दी। इसको लेकर साफ तौर पर जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुए थे, जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की रैली में जरूर पहुंचने स्टार्ट हो गए थे। पर हालांकि बात करें उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बयान के बाद साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने भी पलटवार किया कि साफ तौर पर बीजेपी पार्टी गुमराह करने की कोशिश कर रही है, वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। तो साफ तौर पर पलटवार जरूर चले, पर जिस तरीके से बात करें कि आज नतीजे आने हैं, ऐसे में तमाम जनता कहीं ना कहीं जिन लोगों ने वोट किया वो भी कहीं ना कहीं नजर बनाए बैठे हैं। तमाम प्रदेश की जनता पर कहीं ना कहीं नजर होगी कि आखिरकार बड़ौदा की सीट कौन जीतकर कहीं ना कहीं यहां से जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी साख की लड़ाई ये बड़ौदा उपचुनाव कहीं ना कहीं बन के रह गया था। और ऐसे में तमाम बड़े नेता भी कहीं ना कहीं जरूर न्यूज चैनल, टीवी चैनल देख रहे होंगे, क्योंकि अब से कुछ देर में कहीं ना कहीं नतीजे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो साफ तौर पर डर भी है लोगों में, जो बड़े नेता हैं जिन्होंने यहाँ पर रैली की थी, क्योंकि काफी ज्यादा कड़ी मेहनत तमाम जो पार्टियां हैं यहाँ पर, तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्होंने की थी, दिन रात एक कर दिए थी। उसके बाद डर भी है और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी है, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनको साफ तौर पर वो पहले ही सुनिश्चित कर चुके हैं, तमाम लड्डुआ कांग्रेसी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं बना रहे हैं, ढोल नगारों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही सुनिश्चित कर लिया कि यहाँ पर कांग्रेस की जीत होने वाली। पर इंतजार अभी करना पड़ेगा 3 से 4 घंटे का। 3 से 4 घंटे बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सा उम्मीदवार कौन सी पार्टी यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजा, कौन सी पार्टी की जीत होगी? देखिए, भले ही कांग्रेस पार्टी आश्वस्त नजर आ रही हो, लेकिन ये कह देना कि योगेश्वर दत्त जो है टक्कर में नहीं है, ये अपने आप में नहीं लगता उधर के माहौल को देखकर, क्योंकि योगेश्वर दत्त और श्री कृष्ण हुड्डा के बीच जब चुनाव हुआ तो जो श्री कृष्ण हुड्डा लगातार यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे, उनसे योगेश्वर दत्त कुछ हजार मतों से, 4 या 5 हजार मतों से ही यहाँ पर हारे थे, जो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं माना जाता। तो योगेश्वर दत्त पर यही वजह है कि बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया था। और जी बिल्कुल, वाकई में योगेश्वर दत्त ने जिस तरीके से हम बात करें पिछले चुनाव की, तो काफी ज्यादा मेहनत करी थी और मात्र कुछ ही वोटों से हारे थे। पर समीकरण मैं आपको बता दूं कि अब कुछ और है। मैं आपको बताऊं, हम हरियाणा न्यूज की तमाम जो टीमें हैं ग्राउंड जीरो पर गए थे और हमने सर्वे भी किया था, तो समीकरण कहीं ना कहीं चेंज होते हुए जरूर नजर आए थे। क्योंकि जिस तरीके से किसानों की बात करें, किसान साफ तौर पर सबसे ज्यादा उन्होंने यहाँ पर वोटिंग की है, तो साफ तौर पर बहुत बड़ा फैक्टर किसान यहाँ पर रहे हैं, क्योंकि किसान यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। तमाम मूलभूत सुविधाओं की बात करें या फिर जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे इनेलो का राज हो, यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, इस पर जो जनता ने वोट किया वो विकास को लेकर वोट किया है। तो ऐसे में उम्मीदवारों को सोचना चाहिए, चाहे इनेलो का जीते, चाहे बीजेपी का जीते या फिर कांग्रेस का जीते, क्योंकि जनता ने सिर्फ विकास को लेकर वोट किया है। तो जो उम्मीदवार यहाँ से जीत कर जाएगा, सबसे पहले उसको सुनिश्चित करना होगा लोगों के बीच में जाके कि आपने जो वोट किया है वो बिल्कुल सही किया है, और आपके वोट के कहीं ना कहीं हर एक भरपाई वो पार्टी, वो उम्मीदवार करेगा जो जनता ने उनको चुनकर चंडीगढ़ भेजा है। जी बिल्कुल, विकास एक अहम मुद्दा रहा है कहीं ना कहीं राजा, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार यही बात कहते नजर आए कि यहाँ पर आपने बीजेपी को मौका नहीं दिया, आप एक बार बीजेपी को मौका देके देखिए, क्योंकि इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है।
यहाँ पर कांग्रेस के विधायक लगातार रहे हैं, उससे पहले इनेलो के विधायक थे, तो ये क्षेत्र विकास से बिल्कुल दूर है। आप बीजेपी को मौका दें। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बनाया कि यहाँ पर विकास इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी सरकार ने यहाँ पर विकास होने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट था। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने विकास के मुद्दे को लेकर अपने अपने मत जनता के सामने रखे हैं, लेकिन इस क्षेत्र की वाकई जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है यहाँ के लोग। राजा जी बिल्कुल, वाकई में मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं, वो काफी ज्यादा दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। गांव से कहीं ना कहीं बड़ौदा से साफ तौर पर सोनीपत जाना पड़ता है। तमाम सड़कें यहाँ पर काफी ज्यादा खराब है। तो साफ तौर पर जनता ने इस बार जो मौका मिला है उनको वोट करने का, उन्होंने साफ तौर पर जो भी कैंडिडेट डोर टू डोर कैंपेन करते थे तो साफ तौर पर उनसे बात करती थी। जनता उनको यही समझाती थी कि पिछले काफी दिनों से चाहे कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, किसी ने भी यहाँ पर विकास नहीं किया, सिर्फ वोट के नाम पर यहाँ पर राजनीति होती आई है। तो ऐसे में जनता ने कहीं ना कहीं मूड बना लिया था कि इस बार जो वोट करेंगे कहीं ना कहीं वो विकास के नाम पर वोट करेंगे, और जनता ने अपना कहीं ना कहीं वोट कर दिया है। अब सिर्फ फैसले की घड़ी है और आज अब से कुछ देर में यानी कि कुछ ही मिनटों में जो है वोटों की गिनती कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगी और स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने जो वोटिंग की है क्या वो उम्मीदवार अब जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरता है या फिर इसी तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल राजा, माना जाए 15 मिनट पे 10 मिनट पे वोटिंग की गिनती शुरू होने वाली है और धीरे धीरे करके जैसे जैसे एक एक करके ईवीएम मशीन्स खोली जाएंगी, उनके जो वोट्स हैं उनमें कैद उनको गिना जाएगा, तो जाहिर तौर पर धीरे धीरे करके रुझान भी आने शुरू होंगे। जी बिल्कुल, बाकी मैं बता दूं कि 280 बूथ बनाए गए हैं और जिस तरीके से 14 टेबल हैं, 20 राउंड में गिनती होनी है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है 3 से 4 घंटे में स्थिति जरूर स्पष्ट हो जाएगी। पर तैयारियां जिस तरीके से हम बात करें पूरी कर ली गई है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे चुनाव अधिकारी के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर पूरी तैयारी है क्योंकि 8 बजे का समय निर्धारित किया गया। ऐसे में साफ तौर पर जो कार्यकर्ता है उनको पुलिस प्रशासन जरूर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उल्लंघन ना करें, धारा 144 है, आप आराम से यहाँ डट जरूर रहें, इकट्ठे भी नहीं हो सकते आप। चलिए, राजा से हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, उससे पहले आपको बता दें बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों का आज ऐलान होने जा रहा है, तो पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब से कुछ ही देर में मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ईवीएम मशीन्स खुलेंगी, वोट्स गिने जाएंगे, वैसे वैसे रुझानों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बेहद करारी टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो टक्कर होने वाली है योगेश्वर दत्त और इंदुराज नरवाल के बीच मुख्य तौर पर रहने वाली है और कड़ी टक्कर दोनों कैंडिडेट्स के बीच देखने को मिल सकती है। बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए साख का सवाल। एक तरफ कांग्रेस के वर्चस्व वाली ये सीट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस तरीके से चुनाव में प्रचार प्रसार किया जैसे मानो ये उन्हीं की सीट हो, वो खुद चुनाव लड़ रहे हो, और ऐसा कहा भी जा रहा है तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंदुराज नरवाल चुनाव में है, ऐसा लग रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हों। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से चाहे सीएम हो चाहे डिप्टी सीएम हो, योगेश्वर दत्त के लिए जिस तरीके की कैंपेनिंग हुई, बड़ौदा हलके के अंदर 100% यहां पर कोशिश की गई कि किसी तरीके से कांग्रेस के वर्चस्व वाली सीट को जीत लिया जाए। अब देखते हैं कि माना तो यही जा रहा है कि कड़ी टक्कर होगी इस सीट पर, लेकिन अब देखते हैं कि किसके नाम पर ये सीट जाती है, कौन इस सीट के सिंहासन पर बैठता है और कौन चंडीगढ़ पहुंचता है। एक बार फिर से राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन वाकई ये कहना मुश्किल है कि कौन इस सीट से विजयी हो पाता है। कंपटीशन बेहद कड़ा रहने वाला है, ये तभी पता चल गया था जब वोटिंग का जो परसेंटेज था यहाँ पर काफी अच्छा था और जिस हिसाब से देखा जा रहा था कि चाहे महिलाओं हो चाहे बूढ़े हो चाहे नौजवान हो, सभी बड़ी तादाद में आए और अपने मत का प्रयोग उन्होंने किया।
साफ तौर पर नंदिनी, मैं आपको बात करूं, जिस तरीके से वोटर्स ने साफ तौर पर बढ़ चढ़कर जो वोटिंग की है, साफ तौर पर वोटिंग परसेंटेज जो उम्मीद नहीं थे उससे ज्यादा कहीं ना कहीं वोटिंग की गई है। कोरोना काल था तमाम, उसके बावजूद भी जो लोगों ने कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर वोट किया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विकास के नाम पर इस बार जनता ने जरूर वोट किया है। और तमाम पार्टियों की बात करें, दावे तो जरूर कर रही है, पर उनको इंतजार भी करना पड़ेगा। पर साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी जीत को सुनिश्चित कर रहे थे, राह आसान नहीं है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी काफी ज्यादा मेहनत की है। तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में काफी ज्यादा टक्कर यहाँ पर जरूर रहने वाली है। और साफ तौर पर 3 से 4 घंटे में स्थिति जरूर स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ से चंडीगढ़ जाता है। पर साफ तौर पर बात वही है कि अब से कुछ देर में जिस तरीके से गिनती स्टार्ट हो जाएगी, तो साफ तौर पर स्थिति जरूर स्पष्ट हो जाएगी। पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अभी से ही पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं। साफ तौर पर कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की, तो साफ तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है कि आपस में कोई झड़प ना हो जाए, कोई बहस ना हो जाए। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी अभी साफ तौर पर समझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को, क्योंकि धारा 144 लगाई गई है और ऐसे में कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना ये एक बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए बनती जा रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजा जानकारी के लिए, और पल पल की अपडेट आपसे आज लेते रहेंगे। अभी फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है, अब से कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। मोहाना बिट्स कॉलेज में हलचल तेज हो चुकी है, जहां पर इस वक्त ईवीएम मशीन्स हैं और 14 टेबल्स लगाई गई हैं, जिनमें 20 राउंड में मतगणना होनी है। अब से कुछ ही देर में उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू होगी और माना जा रहा है 11 से 12 बजे के बीच में क्लियर हो जाएगा कि इस सीट पर कौन जीतता है और किसको हार का चेहरा देखना पड़ सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं।